नमस्कार बच्चों। आज हम इतिहास बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम चैप्टर में तुर्कों की विजय के कारण या वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से तुर्क विजय हुए और राजपूतों की पराजय हुई, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये भाग्य की विडंबना है कि राजपूत जो दुर्लभ वीरता, शिष्टता, साहस, पराक्रम के विरोधी थे, तुर्क आक्रमणकारियों से हार गए, जो बंजर, निराश्रित और दूर की भूमि से आए थे। इस घटना के कई कारण बताए गए हैं। इन कारणों को निम्नलिखित 7 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों के अंतर्गत पॉइंट नंबर 1 है शक्तिशाली केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव। भारत में शक्तिशाली केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था जो आक्रमणकारियों को मजबूत प्रतिरोध की पेशकश कर सकता था। जैसा कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य था, उस समय भारत कई स्वतंत्र राजपूत राज्यों में विभक्त था। इससे तात्पर्य है कि राजपूतों के राज्य बिल्कुल छोटे छोटे राज्य थे। कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो एकजुट होकर तुर्की आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सके। सेकंड है इसमें राजपूत शासकों में असमानता। जैसा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी कहा है कि राज्य के नेतृत्व के लिए राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कोई सर्वोपरि शक्ति नहीं थी जो उन्हें एक तरह सामंजस्य की किसी भी सिद्धांत द्वारा प्रभावी रूप से पकड़ सके। राजपूत राज्यों में विशेषकर चौहानों, राठौरों, चंदेलों, चालुक्यों, प्रतिहारों, पालों, राष्ट्रकूटों के बीच कड़े आपसी प्रतिरोध थे। चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज के सामंतों के 100 में से 90 अपने समर्थकों को ले जाने के कारण जयचंद्र के साथ उनका संघर्ष में अलग पड़ गए थे। अर्थात राजपूतों के अंदर भी आपस में कटुता विद्यमान थी। आपस में उनमें बहुत ही कम बनती थी। सभी राजपूत वंश है या जो प्रभावी वंश थे, प्रभावी राजा थे, वो अपना अपना भौगोलिक क्षेत्र बढ़ाने में लगे हुए थे। इसकी वजह से आपस में उनमें अनबन थी। राजनीतिक अंतर्दृष्टि का अभाव। यहाँ तक कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की एक श्रृंखला ने राजनीतिक अंतर्दृष्टि के साथ एक भी राजपूत शासक का निर्माण नहीं किया जिसे यह अनुमान लगाया जा सके कि विदेशी घुसपैठियों का सामना नहीं किया गया। एक एक करके सभी का क्या होगा। अर्थात राजपूतों में राजनीतिक अंतर्दृष्टि का अभाव था। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों के सामने एकजुटता प्रदर्शित नहीं की और तुर्की आक्रमणकारियों ने एक एक करके सभी को पराजित किया। सरहदों की उपेक्षा। राजपूत शासक किसी भी सीमांत नीति को विकसित करने में विफल रहे। विदेशी सैनिकों के अधीन सीमावर्ती राज्यों को कुचलने से बचाने के लिए अपने आंतरिक झगड़ों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से कभी ऊपर नहीं उठ सके। इससे तात्पर्य है कि जो भी सीमांत क्षेत्र थे, सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो मुल्तान, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा आदि में जो दर्रे थे या मार्ग थे, उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। यदि समय रहते उन दर्रों की या उन सीमाओं की सुरक्षा का उपाय किया जाता तो शायद उनको वहीं पे रोका जा सकता था। सामंतवाद। एक राजपूत शासक की सेना सामंती सेनाओं से एकत्रित की गई या गठित की गई थी। सैनिकों ने शासक की तुलना में अपने सामंत प्रमुख के प्रति अधिक निष्ठा का प्रदर्शन किया। सामंती व्यवस्था के कारण राजा की शक्ति कमजोर हो गई। अर्थात राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। राजा अपनी सेना के लिए सामंतों पर निर्भर करता था और उन सैनिकों की निष्ठा है वो राजा के बजाय सामंत के ऊपर थी। यदि सामंत युद्ध भूमि से पलायन कर जाता तो सामंत की सैनिक भी युद्ध भूमि से पलायन कर जाते थे। अब द्वितीय कारण सैनिक कारण है। सैनिक कारण के अतिरिक्त आंतरिक युद्ध कला
डॉक्टर विंसेंट स्मिथ के शब्दों में, हिंदू राजा यद्यपि पूरी तरह से साहस और मौत की अवमानना में अपने हमलावरों के बराबर थे, युद्ध की कला में स्पष्ट रूप से हीन थे। इस कारण से उनकी स्वतंत्रता खो गई। अर्थात राजपूत शासक या राजपूत वंश है, वो वीर तो बहुत ही अधिक थे, लेकिन वो व्यक्तिगत वीरता प्रदर्शित करते थे। सामूहिक वीरता के बजाय व्यक्तिगत वीरता प्रदर्शित करने की वजह से उनको निरंतर पराजय का सामना करना पड़ा। उचित सैन्य रणनीति का अभाव, राजपूत सेना के विंगों के साथ साथ दाहिने, केंद्र और बाईं ओर आगे बढ़ी। तुर्कों ने अपनी दो इकाइयों के साथ एक विशेष रणनीति बनाई, एक उन्नत गार्ड और एक अन्य रिजर्व। अग्रिम गार्ड उनकी ताकत का परीक्षण करने और कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने। राजपूतों ने अपने संसाधनों को समाप्त करने के बाद रिजर्वों को युद्ध मैदान में फेंक दिया। अर्थात तुर्क आक्रमणकारी है, अपनी मुख्य सेना के अलावा एक रिजर्व सेना भी रखते थे। और जब राजपूतों के साथ उनका युद्ध होता, जब युद्ध चरम सीमा पे होता, उस स्थिति में ये लोग अपनी जो अतिरिक्त रिजर्व फोर्स है, रिजर्व सैनिक है, उनको युद्ध भूमि में झोंक देते और वो जोश खरोश के साथ युद्ध करते। उस अतिरिक्त आई हुई सेना को देख के राजपूत सैनिक मन में विचार करते कि पता नहीं कितने सैनिक आ रहे हैं, निरंतर इनके जत्थे पे जत्थे आए जा रहे हैं। तीसरा है इसमें आक्रामकता का अभाव। राजपूतों के ज़्यादातर विदेशी आक्रमणकारियों के साथ रक्षात्मक लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई जीतने के उपयुक्त तरीका नहीं था। अर्थात राजपूतों ने या भारतीयों ने बहुत ही ऐसे कम अवसर आए हैं कि विदेशों के ऊपर अपने देश के वीरों ने, राजाओं ने विदेशों में जाके आक्रमण किया, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों ने ही यहाँ पे आके आक्रमण अधिक किए हैं। और वो सुसज्जित होकर सेना सहित अत्यधिक हथियार, युद्ध सामग्री, स्वचालित घोड़े इत्यादि लेके आते थे। उनकी वजह से उनकी रणनीति, युद्ध नीति का कौशल बहुत ही उन्नत था। आउटडेटेड हथियार और युद्ध की नीति। राजपूत ने विदेशी भूमि में प्रमुख नवीनतम तकनीकी और हथियारों का पता लगाने की कोशिश नहीं की, जबकि विदेशी आक्रमणकारी है जो उन्नत हथियारों से लेस होते थे। उनके तीर कमान है, वो भी तीर भी बहुत तीक्ष्ण होते थे। उनके तीरंदाज है, वो घोड़े पे बैठे बैठे कई दूर तीर चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। तलवारबाज बनाम तीरंदाज। अपने घोड़ों से तीर चलाने वाले तुर्की तीरंदाज राजपूत सैनिकों के लिए अपनी तलवारों के साथ मैच से अधिक थे, जो केवल तभी प्रभावी हो सकते जब दुश्मन के करीब पहुंच सके। हाथी बनाम घोड़े। राजपूतों की सेना काफ़ी हद तक हाथियों पर निर्भर करती थी, जबकि तुर्क आक्रमणकारी है वो घोड़ों पे चलने के शौकीन थे। और हाथी है, हाथी की चाल भी धीमी होती है, जबकि घोड़े एक दिन में कई किलोमीटर यात्रा कर सकते हैं। हाथी पे बैठे हुए शासक या सेनापति जो दूर से दिखाई देता था, जबकि तुर्क आक्रमणकारी घोड़े पे बैठे हुए नीचे से तीर चला के राजा या सेनापति के ऊपर हमला कर सकते थे। ऐसे कई अवसर आए हैं, जैसे कि आनंदपाल की सेना विजय होने वाली थी सुबुद्दीन के खिलाफ, लेकिन एक तीर लगा हाथी की आंख में और हाथी है वो युद्ध मैदान को छोड़ के भाग चला। उसकी वजह से आनंदपाल की हार हुई। सैन्य नेतृत्व का अभाव। सैन्य नेतृत्व बहादुरी और शिष्टता से काफ़ी अलग है। राजपूत शासकों में उनके कमांडरों के पास अपनी सेना में उत्साह का संचार करने की अपेक्षित क्षमता नहीं थी। दूसरी ओर तुर्क आक्रमणकारियों ने आसानी से लड़ाई को करो या मरो का नारा दिया। अर्थात उनका नेतृत्व है बहुत ही कुशल था। उनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, जलालुद्दीन मंगबरनी इत्यादि आए, और वो जोश खरोश से बिल्कुल लबरेज थे। शासक पर निर्भरता। आमतौर पर शासकों के सैनिकों की धारणा थी कि राजा
की मृत्यु या लापता होने के बाद भी दुश्मन का सामना नहीं कर सकते। अर्थात राजपूत सैनिक है वो शासक पे निर्भर करते थे कि यदि जैसे हमने बात की आनंद पाल की, जो शाही वंश के शासक थे। शाही वंश का शासन है कश्मीर और काबुल क्षेत्र में था प्राचीन समय में। वो विजय होने वाले थे, लेकिन हमने पढ़ा हाथी के आँख में तीर लग गया और हाथी युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। सैनिकों ने विचार किया कि जब राजा ही युद्ध मैदान छोड़ के जा रहा है तो हम क्यों न चले। तो ऐसे कई अवसर आए, उनकी वजह से राजा के ऊपर निर्भरता अधिक थी, जबकि तुर्क है वो राजा के ऊपर निर्भर कम होते थे, सामूहिक रूप से युद्ध करते थे। लैंडफॉल ने भी युद्ध के भाग्य का वर्णन किया है कि आनंदपाल का हाथी भयभीत हो गया था। अफवाह थी कि राजा मैदान से भाग खड़ा हुआ। अस्पष्ट संदेह और अविश्वास के बारे में फैल गया और एक सामान्य भगदड़ मच गई। एक विभिन्न सेना के सामने पीछे हटने के बजाय एक पल में महमूद ने खुद को एक आतंकित भीड़ का पीछा करते हुए अर्थात महमूद है वो खुद विजय हो गया। सेना में केवल राजपूतों का कर्तव्य था कि वे युद्ध करे, अन्य वर्ग उदासीन। इस प्रकार राजपूतों पर बहुत अधिक निर्भरता सैन्य संगठन की कमजोरियों में से एक थी। अर्थात भारत में राजपूत ही केवल युद्ध करते थे, अन्य जातियों के सैनिकों को हालांकि युद्ध में या युद्ध कौशल में सेना में भर्ती भी नहीं किया जाता। उसकी वजह से भी वो युद्ध में भाग नहीं लेते। धार्मिक कारण, मुस्लिम सेना की गाजी भावना। एक गाजी वह है जो इस्लाम की रक्षा में अपनी जान दे देता है। लैंडफॉल ने कहा कि उनके पंथ मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्णसवर संरक्षण का एक साधन था। मुस्लिम सैनिकों के लिए राजपूतों हिंदुओं के खिलाफ लड़े एक जिहाद पवित्र धार्मिक युद्ध था। अर्थात वो ये विचार करके युद्ध करते कि जिहाद, यदि हम युद्ध में विजय रहे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि युद्ध के मैदान में धर्म के लिए युद्ध करते हुए मर गए तो वो गाजी कहलाते थे। और ऐसा माना जाता था उनका कि उनको खुदा के पास जाने का मौका मिलेगा, वो स्वर्ग में जाएंगे, दुनिया के सभी सुख उनको प्राप्त होंगे। हिंदुओं की वो एकात्मक विचारधारा नहीं। हिंदू धर्म में मुसलमानों के साथ एक साथ बंद रखने का कोई एकीकृत विचारधारा नहीं था। अर्थात हिंदू में अनेक देवी देवता थे, जबकि मुसलमानों में केवल एक पैगंबर की पूजा की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रभाव की वजह से, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि के प्रभाव की वजह से अहिंसा की भावना उत्पन्न हुई। हिंदुओं की मार्शल भावनाओं को बहुत नुकसान पहुँचाया। उसने हिंदुओं को डरपोक और शांतिप्रिय बना दिया। प्राचीन समय में हिंदू है वो लड़ाकू जाति होती थी, आर्य लड़ाका प्रवृत्ति की होती थी, लेकिन जैन, बौद्ध, लिंगायत इत्यादि नए धर्मों या पंथों ने अहिंसा की ओर धकेल दिया। चतुर्थ कारण है सामाजिक कारण, समाज में गिरावट। उस समय जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को विभाजित किया और घृणा, अपमान, असम्मान, पूर्वाग्रहों और स्पष्ट अस्पृश्यता के जहर को इंजेक्ट किया। इसके विपरीत इस्लाम में भाईचारे की भावना थी। ये देखा गया कि इस्लाम में समान भाईचारे की संगति दुनिया में एकता और ताकत से बढ़ गए हैं। हिंदुओं का अंधविश्वास ने हिंदू भारत के पतन की और एक दुधारी तलवार की तरह काम किया, जबकि मुसलमानों का मानना था कि जीत उनके पास आने के लिए बाध्य थी। हिंदू का मानना था कि वे बाध्य थे मुसलमानों पर विजय प्राप्त करने के लिए। अर्थात हिंदू ने इसको भाग्य मान लिया कि यदि भगवान ही हमारी रक्षा नहीं कर सके तो मुस्लिमों के हाथों, तुर्कों के हाथों हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारा भाग्य ही यही है। वो युद्ध भूमि में युद्ध करने के बजाय भाग्य पर ज़्यादा यकीन करते हैं। मुस्लिम शासकों की गुलाम व्यवस्था। मुसलमान शासकों द्वारा बनाए गए दास अपने स्वामी के प्रति बहुत वफादार होते थे। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार उच्च पद धारण करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते थे। वे अपने स्वामी के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहते, जबकि हिंदू शासक है वो सामंतों पर निर्भर रहते थे। और सामंत है वो स्वयं की जाति के ये वैवाहिक संबंधों से
बंदे होते थे, वो राज्य के प्रति उतने अधिक स्वामिभक्त नहीं थे जितने तुर्कों के गुलाम। पांचवा कारण प्रशासनिक कारण। राजपूत शासकों ने अपने समर्थकों की समग्र स्थिति से पर्याप्त रूप से परिचित होने के लिए कुशल जासूसी प्रणाली स्थापित नहीं की। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि कभी कभी राजपूत अधिकारी ने विश्वासघात साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने दुश्मन को कुछ सैन्य रहस्य बता दिया। अर्थात कभी कभार राजपूतों में ऐसे लोग भी हुए, ऐसे जयचंद हुए हैं जो उनके राजा के रहस्य है वो तुर्कों को बता देते। और गुप्त व्यवस्था है वो उतनी उन्नत नहीं थी, उसकी वजह से वो आक्रमणकारियों का उचित समय पे पता लगाने में सक्षम नहीं थे। छठा भौगोलिक कारक। कुछ इतिहासकार ने सुझाव दिया है कि भारतीय गर्म जलवायु ने भारतीय सैनिकों की ताकत और शक्ति को छीन लिया। मुस्लिम सैनिक ठंडे क्षेत्रों से आते थे और आतंक कठोर और मजबूत थे। वे भारतीय गर्मी से परेशान नहीं थे, क्योंकि वे जलवायु कठोरता का सामना करने के लिए उपयोग किए जाते। गर्मी या सर्दी उन्हें लगा कि वे जीतना चाहते हैं, यही एक चीज़ है जो उनके लिए मायने रखती थी। मुस्लिम शासकों ने अफगान पहाड़ियों से परे भूमि में उत्कृष्ट भर्ती की, वहाँ से वे हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए लगातार नई भर्तियाँ कर सकते थे। अर्थात जिस क्षेत्र से तुर्की आक्रमणकारी आए थे वो बिल्कुल उबड़ खाबड़, बंजर, पथरीला और चारागाह जैसा क्षेत्र था। वहाँ के लोग कदकाठी में बहुत अधिक लंबे होते थे और कठोर जीवन यापन प्रणाली की वजह से उनका जीवन स्तर है वो भी बहुत अधिक कठिनता में हो गया था। वो परेशानियों से घबराते नहीं थे, इसकी वजह से वो निरंतर युद्ध करने में सक्षम हुए। सातवां कारण आर्थिक कारण। भारत के धन से तुर्की आक्रमणकारियों के सैनिकों को बड़ी संख्या में आकर्षित किया, इसलिए वे पूरे जोश के साथ लड़े। अर्थात अनेक आक्रमणकारी आए और वो भारत के मंदिरों से अनगिनत मात्रा में चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, मोती, माणक, रुपए इत्यादि लेके जाते थे। उनको देखकर वहाँ के जो अन्य लोग हैं वो भी जब एक आक्रमणकारी अपने क्षेत्र से चलता तो उसके साथ हो चलते थे। उनमें ये चीज़ नियम था कि जो लूट का जो भी माल मिलेगा उसका 20% सुल्तान को रहेगा, 80% सैनिक आपस में बांटेंगे। इसकी वजह से भी सैनिक बड़ी संख्या में उनके साथ अपने आप भर्ती होते रहते थे। उपसंहार। हम कुछ प्रमुख इतिहासकारों द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ चर्चा को बंद कर सकते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजपूत किसी भी अन्य देश के पुरुषों के लिए साहस, वीरता और धीरज के गुणों में सबसे अच्छे सैनिक थे। उनके लिए देश में सैन्य प्रतिभा या युद्ध कौशल में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनमें एकता और संगठन का अभाव था। गौरव और पूर्वाग्रह समान रूप से एक आम नेता की आज्ञाकारिता का पालन करते और महत्वपूर्ण क्षणों में जब एक जीत के लिए केंद्रीय कार्रवाई की आवश्यकता होती तो अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को नवीनीकृत किया जाता। इस तरह दुश्मनों को होने वाले फायदे से उनको बेअसर कर दिया। सर जदुनाथ सरकार का विचार है कि पूर्ण समानता और सामाजिक एकजुटता भाग्यवाद जो भगवान पर पूर्ण निर्भरता से फैलता है मुस्लिम सैनिकों की नशे से मुक्ति के लिए मुख्य रूप से तुर्क सफलता के लिए जिम्मेदार थे। प्रोफेसर के निजामी के अनुसार भारतीयों के हार का असली कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था और अदृश्य जातिगत भेद थे। आर.सी. दत्त के अनुसार हिंदू उस समय अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पतन के अंतिम चरण में पहुंच गए थे, इसलिए हमलावर तुर्कों के लिए एक आसान शिकार बन गए। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव का मानना है कि राजनीतिक एकता, सामाजिक विभाजन, हिंदुओं के नैतिक पतन और सैन्य संगठन में तुर्कों की श्रेष्ठता, कौशल और संसाधन तुर्क सफलता के लिए जिम्मेदार थे। इस प्रकार ये प्रमुख कारण रहे जिनकी वजह से राजपूतों की हार हुई और तुर्कों की विजय हुई। अब आज हमारा चैप्टर इतना ही है, बाकी का हम कल अध्ययन करेंगे।